हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वो नेता जो सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि देश की संसद में भी लगातार अपनी आवाज को मुखरता से उठाते रहे हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव संजय निरुपम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता संजय निरुपम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज नेशन में। कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ दी है, आपके मुताबिक मुक्ति मिल गई है, सीने का बोझ उतर गया है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके जहन में यह सवाल कि आखिर संजय निरुपम ने कांग्रेस छोड़ी क्यों? इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है। खास करके अभी हाल के दिनों में आप देखें तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कामकाज महाराष्ट्र में, मुंबई में चल रहा है और थोड़े हद तक कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से चल रहा है, उसमें काम करने वाले लोग, जो योग्य लोग हैं, जिनके पास अपना अनुभव है, प्रतिभा है, उसकी बहुत ज़्यादा पूछ नहीं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना के साथ अलायंस के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती था। और इस आत्मघातक जो प्रयास है, इसमें कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी एक तरह से भविष्य असुरक्षित हो गया है। तो फिर तीसरी बात जो है कि जो मैं जिस सीट पे पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा था लगातार, वो सीट भी शिवसेना के दबाव में आकर कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दी। तब ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कामकाज को लेकर एक नाराजगी है, सिर्फ मेरे अंदर नहीं, बड़े पैमाने पर मुंबई में बहुत सारे कार्यकर्ताओं में है। सब एक कुछ ना कुछ रास्ता तलाश रहे हैं। और ऐसे में जब मैंने कहा कि भाई अब बार बार मैं कांग्रेस पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस सच को समझिए और पार्टी को बचाइए, लेकिन आपको पार्टी को बचाने के मेरे प्रयास या मेरे सुझाव पर विचार करने के बजाय मेरे खिलाफ कार्रवाई करने में ज़्यादा रुचि है, तो फिर मैंने छोड़ दिया और हम निकल गए। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बोझ था कांग्रेस का हमारे ऊपर, वो बोझ उतर गया। और आने वाले दिनों में कम से कम कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हो रही है उसको लेकर के हमारे मन में कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन एक तबका ऐसा है जो कह रहा है कि देखिए साहब, महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को शिंदे गुट को हराना था, लिहाजा गठबंधन बहुत जरूरी था चूंकि भाजपा को हराना है। आपको क्यों लगता है कि जो गठबंधन है महाराष्ट्र में ये डूबता जहाज है? देखिए, गठबंधन जो होता है ना, वो दोनों हाथों से ताली बजती है और गठबंधन में दोनों पक्षों के बीच एक बराबर का हिसाब किताब होना चाहिए। बिहार नहीं है कि बिहार में जैसे राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत बड़ी ताकत है, कांग्रेस पार्टी उसकी तुलना में छोटी ताकत है, इसलिए कांग्रेस ने कम सीटें ली है और आरजेडी ने ज़्यादा सीटें ली है। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में शिवसेना में बिखरा हुआ है। शिवसेना 2 हिस्सों में दो फाड़ हो गई। शिवसेना का वोट कितना रह गया किसी को पता नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर स्थिति में नहीं थी। तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से शिवसेना के दबाव में आके ज़्यादा सीटें उनको दे दी और अपना एक तरह से अपनी श्रद्धांजलि लिखने का एक कार्यक्रम शुरू कर दिया, वह घातक था। तो गठबंधन जरूरी है, गठबंधन करना चाहिए और गठबंधन की राजनीति हिंदुस्तान के हर राज्य में चल रही है, इस पर हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन गठबंधन एक तरफा नहीं हो सकता। और जिस तरीके से शिवसेना ने एक तरफा यूनिलेटरली जो अपनी सीटें अनाउंस कर रहे हैं और बोलते हैं और बड़ी धमकी देते हुए बोलते हैं कि लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, इस तरह की भाषा, इस तरह की लैंग्वेज, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है इतना बड़ा, जिसके अंदर बड़ा भारी अहंकार है और उसके अंदर ये बात की चिंता रहती है कि कोई पार्टी के नेता के खिलाफ कुछ ना बोले, वो नेताओं का इतना बड़ा अपमान शिवसेना कर रही है और वो झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। तो काहे के नेता हैं आप? काहे का आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी है और क्यों आप दावा करते हैं कि आप बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी? जी नहीं, आपको तो छोटी छोटी पार्टियां झुका रही हैं, तोड़ रही हैं और आपको धमका रही हैं और उनकी धमकियों में आ रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन आप जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, वहां आप निराश हुए, आहत हुए, क्या ये भी एक बड़ी वजह है? आपको कंसीडर नहीं किया पार्टी ने? एक बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि अभी तक तो सीट शेयरिंग की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक शिवसेना ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए और हमारे क्षेत्र में शिवसेना ने एनडीए की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो कैंडिडेट देने का फैसला किया है, वो एक बहुत ही बेईमान और करप्ट आदमी है। उसके ऊपर एक खिचड़ी स्कैम है, उसको खिचड़ी चोर कहते हैं यहाँ पे, और उसके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है। हुआ ये कि कोविड के ज़माने में जब महानगर पालिका ने तय किया कि जो मुंबई में और मुंबई के आसपास रहने वाले जो गरीब मजदूर हैं, खासकर प्रवासी मजदूर, उनके समक्ष खाने का संकट आ गया, भोजन का संकट है, उनको सारी दुकानें बंद है, उनकी सैलरी बंद है, उनकी कमाई नहीं हो रही है, तो उनको रोज़ खाना खिलाने के लिए एक स्कीम तैयार किया गया जिसमें फ्री में उनको खिचड़ी खिलानी थी, भोजन कराना था।
अब ये चूंकि एकदम से तुरंत करना था, इसलिए महानगर पालिका ने जो टेंडरिंग प्रोसेस की एक व्यवस्था होती है वो सब कुछ नहीं किया और जल्दी से जल्दी कुछ सप्लायर मंगवा लिए। उन सप्लायरों को काम दिलाने की जिम्मेदारी है शिवसेना के लोगों ने लिया। ये शिवसेना के एक पूर्व सांसद हैं, खासदार हैं, उनके बेटे हैं ये। तो अलग शिवसेना ने उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया। उन्हीं घोटाले में कई लोग हैं, यहाँ तक कि जो यूपीटी ग्रुप के जो प्रवक्ता है ना, जो बड़ा जोर जोर से बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका पूरा परिवार इस खिचड़ी घोटाले में है। और इसी खिचड़ी घोटाले में ये उम्मीदवार भी है और इसने 1,60,00,000 रुपए चेक से रिश्वत ली है उस सप्लायर से जिसको खिचड़ी सप्लाई करने का काम दिया गया था। तो मैंने कहा, और उसकी इंक्वायरी चल रही है, तो मैंने कहा कि भाई एक तरफ आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा खड़ा करते हैं और दूसरी तरफ आपके पास और कोई कैंडिडेट नहीं मिला। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे दबाने के लिए, मुझे साइडलाइन करने के लिए आप एक उम्मीदवार भी देते हो, तो एक बेईमान और करप्ट आदमी है जिसके ऊपर जांच चल रही है, कल को कभी भी वो जेल जा सकता है, आर्थर रोड जेल। तो मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे व्यक्ति के लिए काम नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने पार्टी से अपील की कि ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस की बदनामी होगी और नुकसान तो चुनाव में होना ही होना है। तो ये इतना वैलिड पॉइंट था कि इसके ऊपर कांग्रेस के बड़े नेताओं को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो आज इतना अंधे हो चुके हैं, एक मजबूरी के तहत, लाचारी के तहत शिवसेना के समक्ष इस प्रकार से साष्टांग दंडवत हैं कि उनको हमारे जैसे लोगों ने अच्छा सुझाव दिया तो वो भी उनके दिमाग में नहीं आया, उसको भी समझ नहीं पाए वो। संजय निरुपम साहब, मैंने आपको संसद में कवर किया है, लोकसभा में सुना है, आपको देखा है, कवर किया है। आपका संसद में ना भेजा जाना, आपको उम्मीदवार ना बनाना, आपको लगता है पार्टी के लिए भी एक बड़ा नुकसान है? कांग्रेस पार्टी ने ये अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी मारी है, एक अच्छी लोकसभा सीट से एक अच्छे नेता को उम्मीदवार के तौर पर ना उतार कर। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब मुझे मौका दिया था 2009 से और 2014 के बीच, जब मैं उत्तर मुंबई से वहां पे सांसद था, तो मैंने एक जबरदस्त भूमिका निभाई थी। खुद सोनिया जी की तरफ से बहुत सारे विषयों के ऊपर डिबेट इनिशिएट करने का निर्देश आता था और मुझे बताया जाता था कि मैडम ने खुद कहा है कि आप इनिशिएट करिए, क्योंकि मेरे में क्षमता थी, मेरिट था, मैं बोल सकता था, मैं विषयों को समझता था, विषयों पर रिसर्च करता था। तो एक अच्छा सांसद जो आपकी बात, आपकी आवाज को बुलंद कर सकता है, उसकी आवाज को बंद करने, उसका गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। और यह शीर्ष नेतृत्व सपना देखता है कि वो सरकार में आएंगे और वो प्रधानमंत्री बनाएंगे और इसके लिए घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं। पता नहीं ऐसे कितने घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं कांग्रेस के, और वो कहाँ कौन से रद्दी की टोकरी में पड़े हैं मालूम नहीं है। तो अगर आपको अपनी घोषणाएं करनी है और घोषणाओं को सचमुच लागू करनी है तो उनके लिए काम करने वाले लोग भी तो चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन इस बात की चिंता कांग्रेस के नेता को, जो शीर्ष नेतृत्व उसमें जो बैठे हुए लोग हैं, इस बात की जो एक व्यवहारिक चिंता होती है वो नहीं है। शीर्ष नेतृत्व, हाईकमान, अब तक हम समझते थे सिर्फ एक ही है कांग्रेस पार्टी में। कल जिस तरीके से आप मीडिया से मुखातिब हुए, आपने बताया कि साहब हाईकमान एक नहीं है, हाईकमान 5 हैं। क्यों आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ऐसा लगता है कि अब वो जो पावर सेंटर्स हैं कांग्रेस पार्टी में वो एक नहीं बल्कि 5 हैं? सच ये है कि कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक रूप से एकदम बिखरी हुई पार्टी है। एक ही गाड़ी की स्टीयरिंग पे 5-5 ड्राइवर बैठे हुए और 5 प्रमुख हैं और 5 की अपनी कोटरी है, अपना उनका इकोसिस्टम है। 5 का जो इकोसिस्टम है वो अपने अपने नेता को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत दिखाने के लिए और ताकतवर दिखाने के लिए दिन रात लगा रहता है। इसके बीच उनके बीच टकराव होता है। तो एक गाड़ी अगर 5 ड्राइवर चलाएंगे तो गाड़ी की दिशा कैसे होगी, क्या होगी? निश्चित तौर पर गाड़ी दिशाहीन नहीं, बल्कि गाड़ी को दिशा ही नहीं मिलेगी, उसको पता ही नहीं चलेगा किस दिशा में जा रहे। तो आज कांग्रेस पार्टी का हाल बिल्कुल वैसा ही है। 5-5 पावर सेंटर है, 5-5 नेता हैं और 5 के बीच जो एक समन्वय होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, वो एकदम नगण्य है, शून्य है। और ऐसे में हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये अलग अलग ग्रुप हैं उसका हिस्सा नहीं है और ऐसे लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही। मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे चूंकि मैं थोड़ा आउटस्पोकन हूं इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन इस तरह की बातों को समझने मानने वाले लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं इस समय पूरे देश में जो मेरी बात से सहमत हो रहे हैं। कल से मेरे पास जितने फोन आए हैं कांग्रेस के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, मैं उसकी गिनती नहीं कर पाया हूं। सबने कहा कि आप सही बोल रहे हैं और एक न एक दिन कांग्रेस को आपकी बात माननी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि ऐसे जमीनी कार्यकर्ता लाना पड़ेगा, वरना सचमुच आप कह रहे हैं कि ऐसे लाखों जमीनी कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर हैं।
बिल्कुल। देखिए, वैसे भी कांग्रेस पार्टी का हाल बहुत खराब है। दक्षिण भारत में पार्टी लगातार उत्तर भारत में पार्टी लगातार सिकुड़ती चली जा रही है और उसके नंबर ऑफ एमएलएज भी कम हो रहे हैं। एमपी का इलेक्शन का तो बहुत बुरा, 2 बार से तो हम सब हार रहे हैं, सिर्फ मैं थोड़ी हार रहा हूँ, सब लोग हारे 2 बार से। और एक समय तो ऐसा था कि मुंबई से लेकर अमृतसर तक एक ही एमपी था कांग्रेस पार्टी का। तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी बहुत खराब हाल में है। ऐसे में कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जहां अच्छे लोग हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको साथ में लेके आया जाए, उनकी बातों को सुनी जाए और कैसे पार्टी के हित में उनके सुझावों को लागू करना है, इस पर काम किया जाए। लेकिन इस प्रकार की कोई चिंता नहीं और ऐसे लाखों लोग उनके दम घुट रहे हैं। और जो भी बच्चे खुचे हैं, मैं लाखों लोग बोल रहा हूँ, हो सकता है कम भी हूँ, क्योंकि जो बचे खुचे लोग हैं, जो सिंसियर लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, जो एक अनुभवी लोग हैं, ऐसे लोग धीरे धीरे जब तक कटता नहीं है दिन तब तक काटेंगे, जब तक कट सकता है काटेंगे, उसके बाद फिर वो भी निकल जाएंगे। लेकिन तो संजय निरुपम साहब, क्या कभी आपने थोड़े से वो तपस्वी रह जाएंगे जिनको राज्यसभा चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन 2009 में जो सोनिया गांधी आप पर सबसे ज्यादा भरोसा जताती थी या काफी ज्यादा भरोसा जताती थी, आपने कभी कोशिश नहीं की थी कि सोनिया गांधी तक अपनी बात पहुंचाई जाए, पार्टी में, संगठन में जो समस्याएं हैं उनसे उनको दो चार कराया जाए? नहीं, उनसे मिलने के प्रयास मैंने किए थे कि कुछ बार, तो पिछले कई वर्षों में तो मुलाकात नहीं हुई थी। मेरे ख्याल से 2 साल पहले एक बहुत ब्रीफ मीटिंग हुई थी, लेकिन उस समय एजेंडा कुछ और था, लेकिन वो अब मिलती उलती नहीं है। और यही हाल बाकी लोगों का भी है। और जो लोग मिलते हैं वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और जो नहीं मिलते हैं वो पावर तो लेकर बैठे हुए लेकिन मिलते नहीं हैं, और जो मिलते हैं वो कॉन्स्पिरेटर टाइप के लोग हैं। तो आपसे मिल करके आपको बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते उन लोगों से। राहुल गांधी ने या उनकी टीम ने कभी आपसे संपर्क किया कि क्या आपकी नाराजगी की वजह है, क्यों आप महाराष्ट्र में इस गठबंधन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कंसर्न क्या है आपकी? नहीं, उनने सवाल नहीं पूछा, मैंने स्वयं उनको मैसेज भेजा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं मोबाइल नंबर पर उनके साथ कनेक्टेड हूं, तो मैंने खुद एसएमएस भेजा है और 17 फरवरी का भेजा हुआ एसएमएस है। और कैसे सीट शेयरिंग की मीटिंगें चल रही है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयत्न हो रहा है, और किस तरीके से हमारी सीट के ऊपर, हमारे जो सीट शेयरिंग के लिए यहाँ का नेतृत्व जा रहा है, वो कैसे गलत काम कर रहा है। और काइंडली इंटरवीन इन दिस मैटर, इतने अनुरोध के साथ, रिक्वेस्ट के साथ भेजा हुआ मेरा मैसेज है। तो वो सामने से क्या बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ, उसके ऊपर आज तक कोई जवाब नहीं आया। तो ये जो संवादहीनता है कांग्रेस पार्टी में, ये जो कम्युनिकेशन गैप है, या फिर कुछ इस तरह का अप्रोच है कि आई डोंट केयर अबाउट यू, तो आई डोंट केयर अबाउट यू सिर्फ मैं नहीं हूं, मैं तो आज आपके सामने बैठा हूं, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके संदर्भ में इस प्रकार की भूमिका ले ली गई है कि आई डोंट केयर अबाउट यू, क्योंकि वो बेचारे अपने अपने राज्यों में जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, और वो दिल्ली में एआईसीसी के बाहर लगातार चक्कर काट करके वो चापलूसी वाला काम नहीं कर सकते। इसलिए जो चापलूसी करता है वहां बैठा हुआ है, नेता बन करके, हाई कमान बन के बैठा हुआ है। जो चापलूसी नहीं करता वो बेचारा नीचे जमीन पर लड़ रहा है। ठीक है, आपने कई बार चमचागिरी को लेकर अपनी जो नाराजगी है उसको जाहिर किया है, चापलूसी को लेकर आप लगातार अपनी जो नाराजगी है, पीड़ा है, उसको साझा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि देश की सबसे पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो 2024 में सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है, उसके आसपास सिर्फ चमचे और चमचागिरी की स्थिति है? ये तो बहुत छोटी सी बात आप कर रहे हैं। मैं एक बड़ी बात ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अंदर से एकदम सड़ चुकी है। एक पुरानी हवेली, पुरानी इमारत जिसमें जो जर्जर हो चुकी है। अब किसी तरह से टेका लगा लगा के उस पुरानी हवेली के दीवारों को और उसकी छतों को बचाया जा रहा है। और जो टेका लगाने वाले लोग हैं बेसिकली मतलबी लोग हैं, और अपना एक छोटे से इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे लोग कितने दिनों तक बचा पाएंगे? ये खुद भी उस हवेली के बोझ के नीचे दब करके मर जाएंगे, और हवेली तो गिरनी है, एकदम ऑलमोस्ट गिरी चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही बुरे दौर में है, और इसको समझने और परखने के लिए परखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो लोग इस समय पार्टी चला रहे हैं वो सिर्फ अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं और अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए। लेकिन ऐसे चमचों में कौन कौन लोग हैं जो आपको लगता है कि जो पार्टी को सबसे ज्यादा डेंट कर रहे हैं? क्या उनमें से किसी का नाम आप सार्वजनिक करना चाहेंगे? वो अच्छा नहीं लगेगा किसी का नाम लेना।
किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी हैं सब इसी तरीके से हैं, सब एक दूसरे की चमचागिरी और एक दूसरे की झूठी प्रशंसा कर करके आगे चला रहे हैं को। बस तो कुल मिलाकर कोई बहुत एक डायरेक्शन है नहीं। जो वैचारिक तौर पर पार्टी एकदम से वो हो गई है, क्या नाम, बैंकरप्ट हो गई है, और संगठनात्मक स्तर पे बिखरा हुआ है पूरा मामला। कोई ध्येय नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई सही मकसद नहीं है। घिसी पिटी बातें जो पिछले 50 साल से करी जा रही है, वही घिसी पिटी बातें कांग्रेस के मंचों से, कांग्रेस के नेताओं से। जो लोग वो घिसी पिटी बातें करते हैं और उसको बहुत जोर से करते हैं, वो इनके नेता हैं। उनको बड़ा महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि देश बदल गया है। ठीक है। आप संजय निरुपम साहब कांग्रेस पार्टी को एक लुटी पिटी बर्बाद जर्जर हवेली बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं इस भरोसे के साथ कि 2024 में वो स्थितियां बदल देंगे। नहीं भाई, जो कांग्रेस पार्टी जो न्याय की बात करती है और न्याय यात्रा की बात करती है कि भाई हम जनता के साथ न्याय करेंगे, ये बड़ा खोखला किस्म का एक स्टैंड है या बयान है या सोच है। क्योंकि जब आप अपने आप के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने संगठन के लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी का क्या, जनता भी आपके साथ न्याय नहीं कर पाएगी। ये जो आने वाले लोकसभा चुनाव में वोटर भी आपको न्याय नहीं देगा, आप उनको क्या न्याय देंगे। बहुत बुरा हाल है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस दुर्गति को समझने के लिए वो तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। संजय निरुपम साहब, आपका एक बयान आया जिसमें आपने कहा कि राहुल गांधी के आसपास बड़ी संख्या में लेफ्टिस्ट मौजूद हैं, भगवान श्री राम के अस्तित्व तक को नकार रहे हैं उसी वजह से। क्या आपको लगता है कि पार्टी से दूरी बनाने के पीछे की एक वजह, एक पीड़ा संजय निरुपम की ये भी रही कि आप सनातन का अपमान कर रहे हैं? देखिए, सनातन का अपमान वगैरह तो ये करते रहते हैं, इनके रगों में है। जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है वो बुनियादी तौर पर धर्म की आस्था के, धर्म के स्थापना के खिलाफ है। और वो 17 वर्षों तक नेहरू जी थे, बड़े नेता थे, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, हमारे मन में बहुत आदर है उनके पास। लेकिन उनका जो वो सेकुलरिज्म था उस समय तो कम से कम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। आज के दौर में एकदम एक्सेप्ट नहीं करते लोग। आज के दौर में पूरी मानसिकता बदल गई है। आज वो सेकुलरिज्म का जो विचार था, जो उन्होंने दिया था, जिसके सबसे बड़े झंडा बरदार लेफ्टिस्ट हैं। लेफ्टिस्ट क्यों हैं? क्योंकि इनके जो बाप थे, माँ बाप थे, वो थे कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने हमेशा कहा कि रिलीजन एक ओपियम है, और वो रिलीजन के खिलाफ थे। तो जो भी व्यक्ति रिलीजन के खिलाफ है वो लेफ्टिस्टों के देवता बन जाते हैं। इसलिए नेहरू जी को बहुत तो मानते रहे हैं, आज भी मानते हैं। नेहरू जी के लिए जितना कांग्रेस के लोग लड़ते हैं उससे ज़्यादा लेफ्टिस्ट लड़ते हैं। और वही लेफ्टिस्ट इस समय राहुल जी के पूरे ग्रुप में आसपास एकदम हावी हो गए हैं, और राहुल जी की पूरी सोच पर भी वो लेफ्टिस्ट अप्रोच रहता है। और उसका नतीजा ये हो रहा है, चूंकि एक महत्वपूर्ण नेता है राहुल जी कांग्रेस पार्टी के, तो वो जो कहते हैं उसका एक असर होता है और उसका एक, उसमें एक मार्गदर्शन होता है। उसकी वजह से पूरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर लेफ्ट प्रभाव दिखता है। संजय निरुपम साहब, आपके साथ कई नेता संसद में भी रहे बतौर सांसद, जैसे नवीन जिंदल। एक लंबी लिस्ट है 24 के चुनाव से पहले जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, या वो अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। सबके पीछे जो एक दर्द है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में सनातन का अपमान हो रहा है, भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी 2024 की स्थिति को समझ नहीं पा रही है अभी तक? ये तो बात सही है। देखिए जो अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और उनके लिए जो एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, वो किसी पार्टी का नहीं था, किसी एक व्यक्ति का नहीं था, वो देश का एक बहुत बड़ा उत्सव था। और उत्सव में बहुत अच्छा काम उन लोगों ने ये किया कि उसमें सभी विपक्षी दल के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। मुझे याद आ रहा है कि शरद पवार के पास निमंत्रण आया था, तो उन्होंने बड़े नम्रतापूर्वक कहा कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। अखिलेश यादव जो हैं समाजवादी पार्टी के, उनने भी कहा कि भाई मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। अकेले कांग्रेस पार्टी थी जिसने इस पूरे आयोजन का ही विरोध किया और कहा कि आयोजन ही गलत है और इसमें ये जो भारतीय जनता पार्टी का आयोजन हमारा इसका विरोध है। तो राम के नाम पे इतना बड़ा उत्सव और उसका विरोध करना, मतलब राम के होने पर आपको शक है।
और राम में जो आस्था रखने वाले करोड़ों लोग हमारे देश में हैं, उन करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ आप खेल जाते हैं। तो ये जो पूरा एक सनातन परंपरा है, जो एक हिंदू परंपरा है, और खासकर राम को लेकर के जो आस्थाएं हैं हमारे देश में, उन आस्थाओं का मजाक उड़ाने और उन आस्थाओं में आस्था नहीं रखने, ये जो कांग्रेस पार्टी का आचरण है निश्चित तौर पर क्षुब्ध कर देने वाला है। और आप, मैं ऐसा मत सोचिए कि मैंने आज कांग्रेस छोड़ने के बाद बोल रहा हूं। मैं 28 दिसंबर जब कांग्रेस, एक मिनट रुक जाओ भैया, बीच बीच में मत बोलो। 28 दिसंबर को जब नागपुर में कांग्रेस का स्थापना दिवस हो रहा था, तब भी मैंने यही बोला था कि राम इस देश के प्राण है और कांग्रेस पार्टी के पास अगर निमंत्रण आता है तो बिल्कुल कांग्रेस के लोगों को जाना चाहिए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी एक हिंदू धर्म की आस्थाओं स्थापनाओं के खिलाफ है, इसलिए नहीं गई। बिल्कुल, लेकिन अब हर किसी के जहन में ये सवाल होगा, निरुपम साहब आखिरी सवाल, कि आगे आपका प्लान क्या है, किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? संजय निरुपम साहब, चलिए लगता है कि संजय निरुपम साहब अब हमारे साथ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये सवाल जरूर है कि संजय निरुपम का आगे प्लान क्या होगा, किस पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ही संजय निरुपम अपनी राजनीतिक जो पारी है वो नए सिरे से शुरू करेंगे।